Hello everyone, welcome to the fourth lecture of the Ancient History series. So, today what we are going to understand is about ऋग वैदिक और द अर्ली वैदिक पीरियड. ठीक है, इसकी शुरुआत लास्ट लेक्चर में हो चुकी थी. मैंने आपको वैदिक लिटरेचर समझाया था. तो वैदिक लिटरेचर में मैंने आपको ये बताया था कि क्या हुआ था कि जो आर्यंस हैं उन्होंने इंडिया में माइग्रेट करना शुरू कर दिया था. अब आज के लेक्चर में हम क्या जानने वाले हैं कि ये आर्यंस कौन है. ठीक है, हु आर दीज आर्यंस. अब आर्यंस की एंट्री इंडिया में कैसे हुई, फिर इनकी हम पॉलिटी के बारे में समझेंगे. देखिए, ऋग्वैदिक एज के बारे में समझ रहे हैं, कौन सा जोग्राफिकल एरिया इन्होंने सबसे पहले एक्वायर किया था. ठीक है, कहाँ पे इन्होंने सेटल होना शुरू किया था. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द रिवर्स, ऋग्वैदिक रिवर्स. ठीक है, जिनके अराउंड इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स फर्स्ट इनिशियली बनानी शुरू की थी. फिर एक बैटल के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट बैटल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज़ अबाउट द बैटल ऑफ दस राजना. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल. देन हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिटी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, द असेंबलीज, देन द सोसाइटी. ठीक है, फिर सोसाइटी में वुमेन का स्टेटस कैसा था, वो कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे, कौन से गॉड्स को, कौन से डीटीज़ को वो मान रहे थे. फिर उनके लास्ट में हम पढ़ेंगे कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी. सो लेट्स बिगिन. देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इन द हरप्पन लेक्चर, मैंने आपको बताया था जो सेकंड लेक्चर है हमारा, उसमें मैं जब हरप्पन्स का के डिक्लाइन के बारे में आपको समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक थ्योरी दी गई थी, आर्यंस इन्वेजन थ्योरी. ठीक है, अब वो थ्योरी दी किसने थी वो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो अब ये जो ऋग्वैदिक टाइम्स में हम ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को क्या डिस्कार्ड कर दिया जाता है. ठीक है, अब उसको नकारा क्यों गया, क्यों भाई आर्यन इन्वेजन थ्योरी को हम क्यों नहीं मान रहे. रीज़न भी कि ऐसा नहीं हुआ कि आर्यंस ने एक झटके में आके एक पूरी बड़ी सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन को मतलब एक बारे में डिस्ट्रॉय कर दिया. ऐसा नहीं हुआ था. हुआ क्या था कि जब हरप्पन पीरियड चल रहा था तब ही आर्यंस ने माइग्रेट करना शुरू किया. सो हम लोग आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि आर्यंस इन्वेजन थ्योरी पे. ठीक है, आर्यंस ने इन्वेड नहीं, आर्यंस ने माइग्रेट किया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अराउंड 1000 ईयर्स का पूरा टाइम पीरियड था जिस टाइम में आर्यंस ने धीरे धीरे ग्रेजुअली इंडिया में माइग्रेट करना शुरू किया. तो अब ये देखिए कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्यंस कौन है. ठीक है, हु आर दीज आर्यंस. तो आर्यंस को देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो PCS UPSC सिविल सर्विसेज में बेसिकली पहले पूछ चुके हैं बहुत बार कि आर्यंस एक कैसी कैटेगरी है. इज़ इट अ स्पीच ग्रुप, दैट इज़ इट अ लिंग्विस्टिक कैटेगरी, और इज़ इट अ रेशियल ग्रुप, और इज़ इट अ एथनिक ग्रुप. इस तरीके से एक बार क्वेश्चन आया था. ठीक है, 4 ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे कि हु आर आर्यंस, और उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, इट इज़ अ स्पीच ग्रुप, एथनिक ग्रुप, रेशियल ग्रुप. तो उसमें हम ये समझते हैं कि आर्यंस जो हैं इट इज़ अ लिंग्विस्टिक कैटेगरी और इट इज़ अ स्पीच ग्रुप. ठीक है, इट इज़ अ स्पीच ग्रुप. अब स्पीच ग्रुप कैसे, क्योंकि जो आर्यंस जो हैं, जो इंडो आर्यंस जो हैं, ठीक है, वो एक ब्रॉडर ब्रांच का पार्ट है, दैट इज़ इंडो ईरानियन. ठीक है, इंडो ईरानियन ग्रुप का पार्ट है जो कि खुद एक सब ब्रांच है किसकी, इंडो यूरोपियन की. अब इसमें ये जितने भी ट्राइब्स हैं वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा बोलते हैं संस्कृत. ठीक है, देयर लैंग्वेज इज़ व्हाट, देयर लैंग्वेज इज़ संस्कृत, और देयर लैंग्वेज इज़ एवेस्टन. ठीक है, या फिर जो उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ ओल्ड पर्शियन. ओल्ड, उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ ओल्ड पर्शियन. तो ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं, अब ये हम देखते हैं कि इन लैंग्वेजेस में जो ग्रामर है और जो वोकेबुलरी है वो सिमिलर है. ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज है इनकी, इस वजह से हम आर्यंस को एक लिंग्विस्टिक कैटेगरी में रख रहे हैं. ठीक है, सो आर्यंस इज़ अ लिंग्विस्टिक कैटेगरी. अब इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था. ठीक है, तो देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज पैस्टोरलिज्म. सो दे वर पैस्टोरल इन नेचर, चारवाहे थे वो. ठीक है, तो अब देखिए, ऐसा नहीं है उस टाइम पीरियड में कि ऋग्वैदिक आर्यंस को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था. एग्रीकल्चर के बारे में उनको नॉलेज थी, बट द एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी. जो लेटर वैदिक पीरियड आएगा, इसके बाद अर्ली वैदिक के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आएगा उसमें हम एग्रीकल्चर को एज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन देखते हैं. ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं आपको रिवाइज कराती हूँ कि जो वेदास हैं, बेसिकली हम जो वैदिक टाइम पीरियड है, वैदिक पीरियड को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, वन इज़ द ऋग्वैदिक पीरियड
ऑल राइट, एंड अनदर वन इज पीरियड, लेटर वैदिक, ऑल राइट। तो ऋग वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें कि जो ऋग वैदिक टाइम पीरियड है इसका जो टाइम है दैट इज़ 1500 to 2000 BC, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, दिस इज़ 1500 to 1000 BC। और जो लेटर वैदिक पीरियड है इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ रफली अराउंड 1000 to 600 BC। और फिर 600 BC के बाद हमारा जो महाजनपद काल है वो स्टार्ट हो जाता है 600 BC। ओके, तो इस टाइम पीरियड में जो मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, आर्यंस का, दैट इज़ पैस्टोरलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। पैस्टोरलिज्म इनका मेन ऑक्यूपेशन था। लेटर वैदिक पीरियड में जाके इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड है यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में इनको पता था, बट एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी। ओके, सो नाउ अब आर्यंस की हम इसकी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आर्यन सबसे पहले कहाँ अपेयर हुए थे? देखिए, इसके भी अलग अलग विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोग ये बोलते थे कि जो आर्यंस हैं ये हमारे जो इंडियन सॉइल का ही पार्ट रहे हैं, ठीक है, तो इंडिजीनियस ही हैं ये लोग। कुछ लोग ये मानते थे कि जो आर्यंस है दैट ये जो ट्राइब है दिस फर्स्ट अपियर्ड इन द सेंट्रल एशिया, ठीक है, एंड ईरान। तो सेंट्रल एशियन और ईरान वाला जो एरिया है वो वहाँ से जो है वहाँ से इन्होंने माइग्रेट किया है इंडिया की तरफ। तो यहाँ पे ये चीज़ किसके बारे में, ये जो लिखा हुआ है आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन द सेंट्रल एशिया एंड ईरान, ये लिखा हुआ है बोगजाई इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द टर्की, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें आर्यंस के बारे में मेंशन्ड आर्यंस, तो ये जो आर्यन वर्ड है ये हमें कहाँ से मिला है? ये 3 इंस्क्रिप्शंस हैं, दैट इज़ हिटाइट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम एनातोलिया, कसाइड इंस्क्रिप्शन एंड मिटानी इंस्क्रिप्शन, दोनों इराक का पार्ट है, ठीक है। तो कितने हमने यहाँ पे 4 इंस्क्रिप्शंस पढ़े हैं, बोगजाई इंस्क्रिप्शन, हिटाइट, कसाइट एंड मिटानी इंस्क्रिप्शन। इनमें आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब आर्यंस के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं कि आर्यन जो सबसे पहले, अच्छा यही देखते हैं कि माइग्रेशन पे क्या बोलते हैं कुछ लोग। माइग्रेशन पे देखिए अलग अलग लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये आर्कटिक सर्कल से आए थे। तो ये थ्योरीज क्या हैं, लेट्स डिस्कस्ड। तो ये आप यहाँ पे लिख भी लीजिएगा अपनी नोट्स में, यू कैन राइट दिस डाउन। तो इनकी जो माइग्रेशन थ्योरी है इसमें जो ये जो बोगजाई इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशियन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्स म्यूलर आते हैं, ठीक है, दिस इज़ वन हिस्टोरियन मैक्स म्यूलर। इन्होंने फिर दोबारा यही वाली बात कही है कि जो आर्यंस हैं ये सेंट्रल एशिया से ही आए थे। तो ये कौन सी थ्योरी पे बिलीव करते हैं? सेंट्रल एशियन थ्योरी पे। फिर आते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये बिलीव करते हैं कि आर्यंस जो हैं वो आर्कटिक सर्कल के अराउंड से उन्होंने माइग्रेट किया इंडिया में। सो दे वर फर्स्ट लिविंग अराउंड द आर्कटिक सर्कल, ऑल राइट। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, मेनली ये 3 हैं कि बोगजाई इंस्क्रिप्शन में क्या बोला हुआ है अबाउट द सेंट्रल एशिया, ठीक है, अबाउट द सेंट्रल एशियन थ्योरी। फिर जो मैक्स म्यूलर हैं हिस्टोरियन, उन्होंने क्या बोला है सेंट्रल एशियन थ्योरी के बारे में ही। फिर जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने बताया अबाउट आर्कटिक सर्कल कि दे वर फर्स्ट लिविंग अराउंड द आर्कटिक सर्कल। और फिर वहाँ से उन्होंने इंडिया की तरफ ब्रांचेस में, इंडिया में, फिर जो ईरान वाला एरिया है उधर की तरफ, ठीक है, तो उन्होंने यूरोप वाली साइड उन्होंने वहाँ की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। तो बेसिकली ब्रांचेस में उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया था और उनकी जो एक ब्रांच है वो हमारे भारत की तरफ आई थी, ठीक है। अब जो टर्म आर्य है, द वर्ड आर्य इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद 36 टाइम्स। तो ऋग्वेद में कितनी बार आर्य का मेंशन हुआ है? 36 टाइम्स। गंगा का मेंशन हुआ है 1 टाइम ओनली, एंड यमुना का जो मेंशन है वो 2 टाइम हुआ है, ठीक है। सो गंगा इज मेंशन 1 टाइम इन द ऋग्वेद एंड यमुना इज मेंशन 2 टाइम्स इन द ऋग्वेद, ओके। नाउ द जोग्राफिकल एरिया। अब इन्होंने माइग्रेट तो कर लिया, ठीक है, कुछ हमने ये देखा कि सेंट्रल एशियन थ्योरी है, कुछ आर्कटिक सर्कल थ्योरी है, ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई इंडियन यहीं पे थे, इंडियन सॉइल पे ही थे, ये तो इंडिजीनियस ही लोग हैं हमारे, ठीक है। तो अब इनका जोग्राफिकल एरिया क्या था कि अगर इन्होंने माइग्रेट भी किया है तो इन्होंने कहाँ पे आके इन्होंने सबसे पहले अपनी सेटलमेंट्स बनानी शुरू की। तो 2 माउंटेन्स के बीच में इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनानी शुरू की। कौन सी थी? जो मेंशन है दैट इज़ हिमवंत एंड मुंजावंत।
हिमवंत इज़ हिमालयास एंड मुंजावंत इज़ हिंदू कुश। तो हिमवंत और मुंजावंत के बीच में इनकी मेन सेटलमेंट्स मिलती है। मेन सेटलमेंट जो है इनकी वो सप्त सिंधु के अराउंड मिलती है। सप्त सिंधु कौन से अब ये सप्त सिंधु क्या है? दिस इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 7 रिवर्स कौन सी? जो इंडस है और मेनली जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। टोटल कितनी रिवर्स मेंशनड है? टोटल 40 रिवर्स मेंशनड है इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो नदी सुक्ता हिम है, देखिए नाम से नदी, ठीक है, तो नदियों के बारे में, तो नदी सुक्ता हिम इन द ऋग्वेद मेंशंस अबाउट 21 रिवर्स, जिसमें कि गंगा और कूबा के बारे में बताया हुआ है। कूबा इज़ द काबुल रिवर, ठीक है, दिस इज़ इन अफगानिस्तान। और जो गंगा है वो तो अपने भारत में है ही। तो नदी सुक्ता हिम में 21 रिवर्स के बारे में मेंशन है। जो मोस्ट मेंशन रिवर है, सबसे ज़्यादा मेंशन किसके बारे में किया गया है? सिंधु रिवर के बारे में, ठीक है, इसी वजह से सप्त सिंधु भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेन रिवर है सिंधु, इंडस और फिर उसी की ट्रिब्यूटरीज है मेनली, ठीक है। मोस्ट पायस रिवर कौन सी है? सरस्वती रिवर। गंगा का मैंने आपको बताया भी है, जैसे गंगा इज मेंशनड 1 टाइम एंड यमुना अगेन, यमुना इज मेंशनड 3 टाइम्स। आई थिंक यहाँ पे करेक्शन है, यमुना इज मेंशनड 3 टाइम्स। ऑलराइट, सो अब ऋग्वेदिक नेम क्या है इन रिवर्स के और इनके मॉडर्न नेम क्या है, ठीक है। ये जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेदिक नेम क्या थे, अब जो मॉडर्न रिवर्स हैं उनके पुराने नाम क्या थे, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। तो मॉडर्न डे इंडस वाज कॉल्ड सिंधु एट दैट टाइम। झेलम को क्या बोला गया है? वितस्ता। चेनाब को अस्किनी, बियास को विपासा, ठीक है, विपासा, दिस इज विपासा। रावी को परुष्णी, देन सतलज को सतुद्री, ओके, सरस्वती को सरस्वती, घग्गर रिवर को दृशाद्वती, घग्गर इज दृशाद्वती। फिर काबुल, मॉडर्न डे काबुल इज कूभा। देन स्वाति रिवर इज सुवस्तु, देन कुर्रम रिवर इज क्रूमू एंड गोमल रिवर इज गोमती। ओके, सो मेनली ये वाली जो रिवर्स हैं, दिस टिल सरस्वती इन द पंजाब रीजन, ठीक है, दीज रिवर्स इन द राजस्थान रीजन एंड दीज रिवर्स आर इन द अफगानिस्तान रीजन। तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि इनके जो मॉडर्न डे रिवर्स हैं उनकी ऋग्वेदिक नाम क्या थे। जैसे ब्यास का नाम क्या था? विपासा। रावी का नाम क्या था? परुष्णी। अभी आप इस स्लाइड को यहाँ पे, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके आप इनको एक बार याद कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आज कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब हम इसकी पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इनके और यहाँ पे एक बैटल हुई थी, एक वॉर हुई थी। तो फर्स्ट बैटल हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ बैटल ऑफ 10 राजना, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है 10 राजा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 राजा तो होंगे, ठीक है, इस बैटल में। ऐसा नहीं है कि 10 राजाओं के बीच में ये बैटल हो रही है, 10 राजा एक साथ हैं और एक ट्राइब है जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक ट्राइब की और 10 राजाओं के साथ में। सो ये रिवर हो कहाँ रही है, ये बैटल हो कहाँ रही है? ये बैटल हो रही है नियर ऑन द बैंक्स ऑफ परुष्णी रिवर। अब परुष्णी रिवर कौन सी रिवर है आप बताइए, चलिए यहीं पे बता दीजिए, जो परुष्णी रिवर है ये कौन सी रिवर है, ठीक है। तो बैटल ऑफ 10 राजना क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब एग्जिस्ट कर रही थी तभी से ही आर्यंस ने इंडिया में माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। तो जो पहले आ चुकी थी आर्यन ट्राइब्स, उनको क्योंकि वो यहीं पे रह रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था उनको रहते हुए, ठीक है, अराउंड 1000 ईयर्स से रह रही थी वो, तो उनको एक तरीके से आप कंसिडर कीजिएगा एज एन इंडिजीनियस आर्यंस। दे आर काइंड ऑफ इंडिजीनियस आर्यंस, क्योंकि काफ़ी समय से वो ऑलरेडी यहाँ पे थी। वो जो आर्यन ट्राइब ऐसी थी जो पहले आ चुकी थी, ठीक है, और एक आर्यन ट्राइब थी जो अब माइग्रेट कर रही थी, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। सो बैटल ऑफ 10 राजना जो है वो 10 राजाओं, 5 आर्यन ट्राइब्स जो कि पहले आ चुकी थी, ठीक है, एंड 5 नॉन आर्यन, 5 आर्यन किंग्स एंड 5 नॉन आर्यन किंग्स। नॉन आर्यन कौन से हैं? जो इंडिजीनस भारत के, जो ओरिजिनली भारत में रह रहे थे, ठीक है। तो ऐसे 10 राजाओं ने अपने एक कोलैबोरेट किया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने युद्ध किया किससे? एक आर्यन ट्राइब से, ठीक है, जिसका नाम था भारत। और इस भारत ट्राइब के जो किंग थे दैट इज सुडास, ही वॉज फ्रॉम त्रिथुस फैमिली। तो बेसिकली इस ट्राइब ने ये 10 राजाओं को मिलकर डिफीट कर दिया, ठीक है। सो दिस जो सुडास है ही बिकेम विक्टोरियस इन दिस बैटल। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है? यहाँ पे ये मानते थे, जो आर्यंस थे इनको ये एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे, दैट इज़ दस्यु हत्या, ठीक है, ये ऋग्वेद में मेंशन भी है, दस्यु हत्या।
तो ये जो दस्यु हैं ये मानते थे जो दस्यु हैं दीज आर द नॉन आर्यन पीपल, ठीक है, दीज आर द इंडिजीनियस पीपल। तो जो यहाँ की ओरिजिनल लोग थे उनको ये मानते थे दस्यु, और ये मानते थे कि दस्यु की हत्या होनी है, ठीक है, दस्यु को मारना है, ठीक है। और ये जो 5 आर्यन किंग्स थे इनको ये बोलते थे दास, तो इनको बोला गया दस्यु और इनको बोला गया दास, ठीक है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। अब देखिए जो ऋग्वेदिक पीरियड है इसमें आपको पॉलिटिकल ये ऑर्गेनाइजेशन समझना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं पहले भी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो सबसे बेसिक यूनिट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की दैट इज़ कुल, ठीक है। कुल इज़ फैमिली, तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होगी? फैमिली। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे कुल मिलके क्या बनाएंगे? ग्राम। बहुत सारे ग्राम दैट इज़ विलेजेस, गांव मिलके एक साथ क्या बनाएंगे? विस, ठीक है। विस दैट इज़ क्लैन, ठीक है। विस को ही हम कंसिडर करते हैं एज डिस्ट्रिक्ट। विस इज डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट। जन, अब बहुत सारे विस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं? जन, ठीक है। जन हम पीपल से डिस्क्राइब कर रहे हैं, वैसे मॉडर्न डे स्टेट, ओके। सो कुल इज़ द बेसिक यूनिट, फैमिली। उसके बाद फिर ग्राम, बहुत सारे फैमिलीज मिलके ग्राम बना रही हैं, फिर बहुत सारी ग्राम मिलके, गांव मिलके विस बना रहे हैं दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे विस या फिर डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बना रहे हैं? जन, दैट इज स्टेट। एंड बहुत सारे स्टेट्स मिलके फाइनली एक कंट्री बना रहे हैं दैट इज़ राष्ट्र, ठीक है। अब इनको कौन हेड कर रहा है ये भी देखिए। जो कुल है, कुल इज़ हेडेड बाय कुलपा, ठीक है, कुलपा। ग्राम इज़ हेडेड बाय ग्रामिनी। विस इज़ हेडेड बाय विस्पति। जन इज़ हेडेड बाय गोपा और गौपति। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही नाम थोड़ा अलग सा है, बाकी तो कुलपा, ग्रामिनी, विस्पति, ठीक है। एंड जो टॉप जो राष्ट्र है, राष्ट्र को कौन हेड करेगा? राजन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राजा के एविडेंसेस है वो यहीं से मिलते हैं, ठीक है, द वर्ड राजा। तो ये आपको याद रखना है कि गोपा और गोपति किसको हेड कर रहे हैं? दे आर हेडिंग द जन, ओके। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा था इस टाइम पीरियड में? जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ पेट्रियार्कल, ठीक है। तो जो राजा की जो गद्दी है वो बेसिकली जो थ्रोन है वो किसको मिलने वाली है? वो उनके बेटे को मिलने वाली है, वो सन को, ठीक है, ट्रांसफ़र होगी। सो बेसिकली ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये पेट्रियार्कल है। तो यहाँ पे हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता था, पर कुछ इलेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग इलेक्शंस को नहीं जानते थे। तो यहाँ पे मोनार्की एंड नॉन मोनार्कियल पॉलिटिक्स दे बोथ एग्जिस्टेड, ठीक है। मोनार्की भी थी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी थी। फिर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं कुछ इसके। वन इज़ पुरोहित, ठीक है। पुरोहित इज़ द प्रीस्ट, डोमेस्टिक प्रीस्ट नाम से पता चल रहा है, सेनानी नाम से पता चल रहा है, आर्मी चीफ। ग्रामिनी नाम से पता चल रहा है, ही इज़ द हेड ऑफ विलेज, ठीक है। ग्रामिनी, हेड ऑफ विलेज। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल असेंबलीज। तो ऋग्वेद में 4 असेंबलीज के बारे में बताया गया है। अब जो देखिए फर्स्ट असेंबली सभा एंड समिति। अब देखिए हम नॉर्मली समिति क्या बोलते हैं नॉर्मली आज के टाइम में कि समिति इज़ असेंबली ऑफ फ्यू, ठीक है। एंड सभा विल बी द असेंबली ऑफ ऑल, ठीक है। आज के टाइम में हम ये कंसिडर करेंगे कि सभा जो है वो एक ज़्यादा बड़ी असेंबली है समिति से, ठीक है। समिति को हम एक छोटी एंटिटी देखेंगे, ठीक है, सभा से। पर ऋग्वेदिक टाइम में दिस इज़ एकदम उल्टा, बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? ये जो सभा है, सभा इज़ द कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स। दे फंक्शनड एज कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो कुछ लोग कहाँ पे इंक्लूडेड हैं? सभा में। एंड असेंबली ऑफ ऑल कौन सी है? समिति। दे बोथ एक्टेड एज चेक्स ऑन आर्बिट्ररी रूल ऑफ किंग्स, कि अगर जो किंग है अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा तो ही विल बी अकाउंटेबल टू द सभा एंड समिति, ओके। फिर नेक्स्ट इज़ विदत। विदत इज़ द अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो ये जो आर्यंस जो थे ये बेसिकली ये आर्यंस जो थे वो ट्राइबल इन नेचर थे, ठीक है। पेस्टोरलिज्म इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी, ठीक है। तो मेनली नोमैडिक पीपल थे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट वाले पीपल थे, ठीक है। हु वुड नॉट स्टे एट वन प्लेस, हु वुड take their cattle, sheep, goats, who would take their goats, their animals, and who would move from one place to another, ठीक है। तो विदत जो है दैट इज़ द अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली, क्योंकि सोसाइटी ट्राइबल इन नेचर है। तो ट्राइबल जो असेंबली थी, ठीक है, जो ट्राइबल चीफ्स जिसमें पार्टिसिपेट करते थे दैट इज़ विदत। फिर असेंबली ऑफ सोल्जर्स कौन सी है? गण। सो गण कौन सी है? असेंबली ऑफ सोल्जर्स। तो 4 मेन असेंबलीज है, सभा, समिति, विदत एंड गण।
Sabha is the committee of few privileged and important individuals. It acted as court of justice. Samiti is the assembly of all. Vidat is the earliest tribal assembly, and Gan is the assembly of soldiers. Okay. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऋग वैदिक सोसाइटी. अब सोसाइटी में जैसे मैंने आपको लास्ट वैदिक लिटरेचर में बताया था, ऋग्वेद में एक हिम मेंशन है, पुरुष सुक्ता हिम. ठीक है, तो ये कहाँ पे है? 10th मंडल में मेंशन है और यहाँ पे 4 वर्ण, 4 वर्ण के बारे में बताया गया है. 4 वर्ण कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताइए. ठीक है, तो टेल मी अबाउट व्हाट आर दीज 4 वर्ड्स. अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो 4 वर्ण हैं ऋग्वेदिक टाइम में, ये जो क्लासीफाई होते थे ये होते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, कि इंसान का क्या प्रोफेशन है. ठीक है, अब जैसे कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो वर्ण होगा दैट विल बी ब्राह्मणा. ठीक, अगर कोई सोल्जर है, ठीक है, कोई गार्ड कर रहा है कंट्री को, डिफेंस में है आज के टाइम में, सो ही और शी विल बी ऑफ विच वर्णा? दे विल बी ऑफ क्षत्रिय वर्णा. ठीक है, तो ऐसे ही कोई सर्विस में है तो दे विल बी ऑफ शूद्र वर्ण. कोई ट्रेडर है, कोई मर्चेंट है, कोई बिजनेस क्लास इंसान है, तो उसके लिए वर्ण कौन सा होगा? दैट विल बी वैश्य वर्ण. ठीक है, तो इस तरीके से जो समाज है वो 4 वर्णों में क्लासिफाइड तो है, पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है. सो दिस क्लासिफिकेशन इज़ फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल कैसे? कि अगर आज मैं पढ़ा रही हूँ और कल मैं ये चाहूँ कि भाई मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, तो मेरा वर्ण चेंज हो जाएगा, फ्रॉम ब्राह्मणा टू आई विल बी अ क्षत्रिय. सो दिस इज़ फ्लेक्सिबल. तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी. ठीक है, सो द वर्ड्स वर नॉट रिजिड हियर. लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते थोड़ा सा प्योरिटी पोल्यूशन का कंसेप्ट आता है, इंटर मैरिज में थोड़े रूल्स लग जाते हैं उसमें. ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है उस टाइम पीरियड में कि क्या वहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. तो वो क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. अभी फ़िलहाल हमें ये जानना है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है चारों वर्णों में. ठीक है, तो अब पेट्रियार्की के बारे में. पेट्रियार्कल, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी दिस वॉज पेट्रियार्कल इन नेचर. तो फादर की प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? सन के पास. ठीक है, तो डॉटर के पास नहीं जाएगी, फादर की प्रॉपर्टी जाएगी सन के पास. काउ को दे ट्रीटेड एज अ वेल्थ. ठीक है, उनके लिए वेल्थ मेनली 2 थी, काउ एंड व्हाट? काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स. ठीक है, काउ एंड गोल्ड. काउ को दे यूज टू ट्रीट एज अघन्य. ठीक है, दैट विच शुड नॉट बी किल्ड. तो काउ शुड नॉट बी किल्ड. काउ वॉज द देयर मेन वेल्थ. ठीक है, तो इस वजह से काउ को अघन्या भी बोला गया है. ठीक है, दैट विच शुड नॉट बी किल्ड. फिर यहाँ पे अम्यूजमेंट्स के भी कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे म्यूज़िक मिला है हमें, वीणा मिला है, फ्लूट वगैरह के एविडेंस, ड्रम वगैरह के एविडेंस मिले हैं. फिर डांस के एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है, डांस में यू विल फाइंड, अभी डांस में मैंने आपको बताया था हरप्पन टाइम से इवन डांस में हमें एविडेंसेस मिलते हैं, है ना. हरप्पन की एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, तो यहाँ पे भी हमें डांसिंग के एविडेंसेस भी मिले हैं. फिर चैरियट रेसिंग के एविडेंसेस मिले हैं. देन डाइस गेम, गैम्बलिंग टाइप ऑफ कोई गेम, कुछ गेम्स भी होते थे यहाँ पे. ठीक है, तो उसके एविडेंसेस भी मिले हैं. फिर अब स्टेटस ऑफ वुमेन. वुमेन का स्टेटस कैसा है? देखिए, इस टाइम पीरियड में वुमेन स्टेटस वाज हाई. यहाँ पे क्या था? नियोग मैरिज प्रैक्टिस होती थी. अब व्हाट इज़ दिस नियोग मैरिज? नियोग मैरिज मतलब जैसे कोई विधवा है तो जो डिसीज्ड हैं उनका जो यंगर ब्रदर है उस लेडी की जो मैरिज है उसके जो छोटे भाई हैं उनके साथ हो सकती है. दैट इज़ द नियोग मैरिज. ठीक है, सो डिसीज्ड द विडो कुड मैरिज द डिसीज्ड यंगर ब्रदर. ओके, देन चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस नहीं हैं. ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज के एविडेंसेस नहीं है यहाँ पे, सती के एविडेंसेस नहीं है यहाँ पे. पोजीशन ऑफ इक्वालिटी देखी गई. इक्वालिटी किन टर्म्स में? जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में. ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन को भी था. यहाँ पे यू कैन नोट दिस डाउन कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे वुमेन का प्रेजेंटेशन भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी देखा गया है. ठीक है, इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें मिलती हैं ब्रह्मवादिन्स. ठीक है, ब्रह्मवादिन्स. तो कौन कौन सी ब्रह्मवादिन्स हैं? अब ये ब्रह्मवादिन्स जो हैं वो बेसिकली लर्नड वुमेन है. ठीक है, तो कौन कौन सी वुमेन हैं? लोपामुद्रा है, विश्वकारा है, सिक्ता है, घोषा है, मैत्रिया है, अपाला है, देन गार्गी है. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन राइट अपाला भी हैं, देन गार्गी भी हैं. ठीक है, तो ये कुछ वुमेन हैं हुवर ब्रह्मवादिन्स. तो यहाँ पे ब्रह्मवादिन्स की हमें एविडेंसेस और बेसिकली हमें लिटरेचर एविडेंसेस भी मिलते हैं इनके. ऑलराइट, फिर
we'll talk about the religious practices of the ऋग्वेदिक आर्यंस. तो यहाँ पे जो गॉड को वर्शिप करते थे वो मेनली उस टाइम पे पर्सोनिफाई करते थे एज द पावर्स ऑफ नेचर. मतलब जैसे बारिश हुई तो ये माना कि भाई हाँ ये बारिश कोई करा रहा है, ठीक है, तो वो एक कोई डीटी है, रेन गॉड, ठीक है. अग्नि है तो उसको भी एज ए डीटी कंसिडर किया गया, अग्नि गॉड, ठीक है. तो इस तरीके से जो हमें जो नेचुरल जो वो मिलते हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो उनको दे यूज़ टू ट्रीट एज गॉड. ओके, सो टोटल ऐसे 33 गॉड्स थे एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज़, वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? वन इज़ पृथ्वी स्थानीय, फिर अंतरिक्ष स्थानीय, फिर द्यौ स्थानीय. पृथ्वी स्थानीय रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल, ठीक है. अंतरिक्ष स्थानीय रिलेटेड टू एरियल और इंटरमीडिएट गॉड्स. द्यौ स्थानीय रिलेटेड टू सेलेस्टियल गॉड्स. पृथ्वी स्थानीय में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सारी रिवर्स आती हैं. अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र, रुद्र, वायुवत, देन प्रजन्य ये आते हैं. फिर द्यौ स्थानीय में द्यौस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन ये आते हैं, ठीक है. तो अब इन मेनली ये 3 गॉड्स को मानते थे. जो मोस्ट पॉपुलर इनकी जो डीटीज थे, दीज आर इंद्र, वरुण एंड अग्नि. ओके, इंद्र, वरुण एंड अग्नि. तो अब इंद्र कौन है? देखिए, इंद्र को पुरंदर भी बोला गया है, ठीक है. पुरंदर इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, तो इंद्र को रेन गॉड भी बोला गया है. इंद्र और पुरंदर इज़ द रेन गॉड और द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स. और टोटल 250 हिम्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं ये इंद्र गॉड. तो टोटल 250 जो मंत्र हैं वो करीब सिर्फ इंद्र भगवान को ही डेडिकेट किए गए हैं. फिर अग्नि, अग्नि गॉड को 200 हिम्स, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर गॉड इन द ऋग्वेदिक आर्यंस. For the Rigvedic Aryansis, Agni god. So Agni was considered as the intermediary between gods and people. तो जैसे हवन होता है, हवन में अग्नि जलती है, ठीक है. तो क्या होता है कि वो जो अग्नि है, तो जो भी आप मंत्र बोलोगे या जो भी आप उसमें अग्नि में आप जो सामग्री डालने वाले हो, तो ऐसा मानते हैं कि वो जो सारी है वो वेपर बन के कहाँ पे, डीटी के पास जाने वाली है. सो ठीक है, इस वजह से अग्नि को एज ए डीटी कंसिडर करते थे. वरुण पर्सोनिफाइड द वाटर, ठीक है. वरुण personified the water. फिर वरुण इज़ द वन हु अपहोल्डेड द रीत, ठीक है. वरुण इज़ द वन हु अपहोल्डेड द रीत. इस वजह से वरुण को रीतस्य गोपा भी बोला गया है, रीतस्य गोपा, ठीक है. अब रीत क्या है? व्हाट इज़ रीत? दैट यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द लास्ट वीडियो, ठीक है, वैदिक लिटरेचर की. यहाँ पे मैंने आपको रीत के बारे में बताया था. रीत के बारे में इवन नोट्स में कहा था कि आप लिख लीजिएगा इसको अपने नोट्स में. सो रीत आप देखिएगा वहाँ से कि व्हाट इज़ रीत. दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अब सूर्य गॉड कौन से हैं? सन गॉड है. ही वॉज वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स. वन इज़ सूर्य, सन. फिर सेकेंड इज़ सावित्री, ठीक है. सावित्री इज़ द गॉड ऑफ लाइट. और जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री को डेडिकेट किया गया है, गॉडेस सावित्री को. अब ये जो गायत्री मंत्र है ये कौन से मंडल में है? दैट यू हैव टू टेल मी. ओके. फिर मित्र इज़ द सोलार गॉड. पुशान इज़ द गॉड ऑफ मैरिज एंड केटल. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, गॉड ऑफ मैरिज, क्योंकि केटल भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. केटल वॉज ट्रीटेड एज अ वेल्थ, ठीक है. एंड गॉड ऑफ मैरिज कौन है? पुशान है. फिर विष्णु इज़ द गॉड विच कवर्ड द अर्थ इन 3 स्टेप्स. उपक्रम, 3 उपक्रम में इन्होंने पूरी जो पृथ्वी है उसको कवर कर लिया था, ठीक है. फिर रुद्र कौन है? ही इज़ द गॉड ऑफ एनिमल्स. द्यौस कौन है? ही इज़ द ओल्डेस्ट गॉड, फादर ऑफ वर्ल्ड. तो ग्रीक्स में भी द्यौस को मानते हैं, ठीक है. जो आर्यंस की जो ब्रांच है, क्योंकि वो आर्यंस की मल्टीपल ब्रांचेस थी, अलग अलग जगह गई थी, तो आप अलग अलग जगह पे इनके रेफरेंसेस देख सकते हैं जो आर्यन टेक्स्ट्स हैं. तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वर्ल्ड. फिर यम इज़ द गॉड ऑफ डेथ. फिर अश्विन और नस्त्य इज़ द गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोर्टैलिटी, ठीक है. फिर अदिति इज़ द मदर गॉडेस. एंड सिंधु जो है दैट इज़ रिवर गॉडेस. दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि सिंधु इज़ द रिवर गॉडेस, क्योंकि हम सरस्वती को भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं कि सरस्वती का, क्योंकि मोस्ट पायस रिवर बोला गया है इसको, ठीक है, सरस्वती को. तो इस वजह से हम क्या मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि रिवर गॉडेस कौन है, तो सरस्वती भी आ सकता है. और मे बी दिस माइट बी ए लिटिल कन्फ्यूजिंग, तो आप ये याद रखना कि रिवर गॉडेस कौन है? सिंधु. तो समटाइम्स गॉड, एनिमल्स के बारे में आप देखो, समटाइम्स गॉड वर विजुअलाइज्ड एज एनिमल्स. तो गॉड को एज अ एनिमल्स विजुअलाइज तो करेंगे, बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप. दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कोई एनिमल वर्शिप नहीं थी. जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम एनिमल वर्शिप देखते हैं. वहाँ पे मैंने आपको मिथिकल एनिमल बताया था, कौन? यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न. सो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में है.
नॉट हियर। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में हम एनिमल वर्शिप कर रहे थे, बट यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन में देर इज़ नो एनिमल वर्शिप। फिर यहाँ पे इनकी जो रिचुअल्स क्या थे, इनका रिचुअल था यज्ञ परफॉर्म करना, बेसिकली सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी ऑफ हरप्पन्स में मैंने जैसे आपको बताया, हरप्पन्स इज़ अ नोमैडिक कम्युनिटी, ठीक है। वो क्या करते थे, अपने जो कैटल हैं, अपनी शीप, गोट्स, ठीक है, इन सबको, बफेलोज वगैरह, गाय को, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, ठीक है, चरा रहे हैं इनको। तो इनके लिए जो डोमेस्टिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हर्डिंग तो ये कर रहे हैं, ठीक है, पर मेनली इनका जो खाना है वो एनिमल्स से ही आ रहा है, ठीक है। जैसे चीज़ हो गया, चीज़ के बारे में इनको नॉलेज थी, घी के बारे में इनको नॉलेज थी, बटर के बारे में इनको नॉलेज थी, पर एग्रीकल्चर इनको पता था, बट एग्रीकल्चर वॉज नॉट देयर मेन ऑक्यूपेशन, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज नॉट देयर मेन ऑक्यूपेशन। तो डोमेस्टिकेशन हो रहा है, पर जो इनका मेन खाना है वो डोमेस्टिकेशन से ही आ रहा है, उनका वो एनिमल्स से ही आ रहा है, ठीक है। दे डिड नॉट नो अबाउट टाइगर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए हरप्पन सिविलाइजेशन में आई थिंक दिस आई डिडंट टेल यू इन द वीडियो, ऑल्दो दिस वाज कवर्ड इन द MCQ ऑन द टेलीग्राम चैनल, बट हरप्पन सिविलाइजेशन में देखिए क्या है कि दे डिड नॉट नो अबाउट लायन, ठीक है। और हॉर्स के भी जो एविडेंसेस हैं, इसमें सिर्फ एक ही जगह पे एक जो सुरकोतडा है, यहाँ पे सिर्फ एक हॉर्स की बोन मिली है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये हॉर्स को यहाँ पे, क्योंकि बहुत जगह पे हमें हॉर्स के एविडेंसेस नहीं मिलते, टॉयज़ के हॉर्स एज अ टॉयज़ नहीं मिले, हॉर्स के एविडेंसेस सील पे नहीं मिले, ठीक है। तो हॉर्स को भी हम ये मानते हैं कि शायद ये लोग हॉर्स को भी नहीं जानते थे, लायन को तो नहीं ही जानते, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है। मोस्टली बुक्स में यही मैंशनड है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, यहाँ पे दीज पीपल ऋग्वेदिक आर्यंस डिड नॉट नो अबाउट टाइगर, ठीक है। लायंस को ये जानते थे, बट टाइगर्स को नहीं जानते थे, ठीक है। फिर देर वॉज वेरी लिटिल ट्रेड के बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, देखिए मेनली 3 थे, बाटर भी था, और काउस भी था, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी था, ठीक है। काउस और गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर द मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्योंकि दे काउस को ही और गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर ट्रीटेड एज वेल्थ फॉर द ऋग्वेदिक आर्यंस। यहाँ पे कॉइन्स को ही नहीं जानते थे, ठीक है। तो कॉइन्स के एविडेंसेस नहीं मिले हैं हमें ऋग्वेद से। कॉइन्स का सबसे पहला एविडेंस हमें लेटर वैदिक एज में मिलेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हमें फर्स्ट टाइम कॉइन का एविडेंस मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड निक्शा, ठीक है। तो ये जो एविडेंस है ये भी लिटरेरी एविडेंस है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसके नहीं है। तो कॉइन्स के एविडेंस हमें ऋग्वेदिक टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पॉटरी कौन सी थी, हियर ओकर कलर्ड पॉटरी, OCP, कौन सी पॉटरी थी, ओकर कलर्ड पॉटरी, ठीक है। फिर दे वर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऋग्वेदिक आर्यंस वर एक्सपर्ट इन सर्जरी। तो यहाँ पे इनको सर्जरी के बारे में नॉलेज थी। मेडिसिन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स टू ट्रीट द डिजीजेस, बट दे ऑल्सो यूज्ड मंत्रास, ठीक है। दे ऑल्सो यूज्ड चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ द डिजीजेस, द ईवल्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। और कौन से वेद में ये जो चार्म्स एंड स्पेल्स हैं ये मैंशनड है, दिस यू हैव टू टेल मी, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऋग्वेदिक आर्यंस एंड द ऋग्वेदिक टाइम। आई विल गिव यू अ ब्रीफ समरी। सो ऋग्वेदिक आर्यंस में सबसे पहले हमने इनका टाइम पीरियड देखा, तो इनके बारे में हमने इनकी इन्वेजन थ्योरी के बारे में जाना कि इन्वेजन थ्योरी कितनी सच है। एक्चुअली इन्वेजन थ्योरी सच है नहीं, क्योंकि ये इनका जो इन्वेजन नहीं, हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका माइग्रेशन हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने ये समझा कि ये दो हम इसको पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। जो ऋग्वेदिक पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 1500 BC टू द 1000 BC, एंड लेटर वैदिक पीरियड इज़ फ्रॉम 1000 टू 600 BC, ऑलराइट। फिर ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है दैट इज़ मेनली पैस्टोरल कम्युनिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी फॉर देम, ठीक है। दे फर्स्ट अपीयर्ड इन सेंट्रल एशिया एंड ईरान, ठीक है। ये वाली जो थ्योरी है हमें बॉक्सा इंस्क्रिप्शन से मिली है। अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इंस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर और भी कुछ इंस्क्रिप्शन हैं, जैसे हितानी इंस्क्रिप्शन का साइट और मितानी इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी आर्यंस के बारे में मेंशन है। फिर आर्य खुद ऋग्वेद में 36 टाइम्स मेंशन है। फिर गंगा 1 टाइम मेंशन है। यमुना इज़ मेंशन 3 टाइम्स, सो दिस आई विल करेक्ट, ठीक है।
देन माउंटेन्स में जहाँ जिस माउंटेन के अराउंड आके इन्होंने सेटल होना शुरू किया था, हिमवंत, मुंजावंत, देन नदी सुक्ता हिम के बारे में बताया, रिवर्स के बारे में आपको मैंने समझाया, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ऋग्वेदिक नेम कौन कौन से थे, फिर बैटल ऑफ दसराजना के बारे में बताया। आई टोल्ड यू अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज कुल, देन ग्राम, देन विस, देन जन, एंड देन उसके बाद राष्ट्र। इसमें मेनली आपको याद रखना है जो जन है, दिस वॉज हेडेड बाय गोपा और गोपति, ठीक है। फिर असेंबलीज में सभा, समिति, विदत और गण, 4 असेंबलीज के बारे में बताइए। फिर सोसाइटी में मैंने आपको बताया अबाउट द पुरुष तुक्ता हिम, अबाउट द 4 वर्णास एंड हाउ दीज 4 वर्णास वर फ्लेक्सिबल इन नेचर, नॉट रिजिड, ठीक है। फिर वहाँ पे पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया। आई टोल्ड यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ काउ, द स्टेटस ऑफ वुमेन दैट वाज हाई, ठीक है। ब्रह्मवादन्स के बारे में बताया। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड अबाउट द गॉड्स एंड डीटीज विच दे वर्शिप्ड। एंड लास्टली आई टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द ऋग्वेदिक आर्ट्स. So this was all about today's lecture, and now in the next lecture we will be talking about the later Vedic period, and this is all for today. Thank you. Keep learning. Bye.